परफॉर्मेंस हमारी अनाउंस ये कर रहे हैं, हमें बड़ा बुरा भला कहा। लेकिन इन्होंने क्या महंगाई कम की? हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। जब उन्होंने हमें कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कम कर दी। बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम कर दी। जो सबसे बड़ा खौफ है हमें मुल्क, खुदा न खास्ता वो डिफॉल्ट ना हो। यहाँ इस मुल्क में हम सबके सामने ये जुल्म हो रहा है। मेरे लिए ये अम्र बाइस एजाज़ है कि मैं ऐवान में कोलिशन गवर्नमेंट का पहला बजट पेश कर रहा हूँ। हुकूमत को अबतर माशी सूरत हाल बेहतर बनाने का मुश्किल चैलेंज दरपेश है। मौजूदा हुकूमत के पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हमने फैसला किया है कि वो सारी तब्दीलियाँ की जाएंगी जिनसे मईशत और मुल्क का फायदा होगा। चाहे वो मुश्किल तब्दीलियाँ हों, मुश्किल फैसले हों, हम उन फैसलों के लिए तैयार हैं। मईशत खराब हालत में है और मुश्किल फैसले करने शुरू किए। ये एक मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन देर पा तरक्की का सिर्फ यही रास्ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, आज हुकूमत ने माली साल 2022-23 का बजट पेश कर दिया है, जिसका हजम 9,500 अरब रुपए है। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए रखा गया है। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए, जबकि दिफा के लिए 1,546 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 जबकि पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। मखलूद हुकूमत को अभी आए सिर्फ 2 माह ही हुए हैं और ये बजट इस हुकूमत के लिए पहला बड़ा इम्तिहान था। आज पेश किया गया बजट कई वजूहात की बिना पर मुनफरिद है। ऐवान में ना कोई शोर शराबा हुआ और ना ही एहतजाज। वफाकी वजीर खजाना की जानिब से पूरा बजट बहुत आराम से पेश किया गया। चूंकि ऐवान में अपोजिशन ना होने के बराबर है, लिहाजा बजट को बगैर किसी रुकावट के ही पेश कर दिया गया। क्या ही अच्छा होता कि पार्लियामान में भरपूर अपोजिशन होती, ताकि अवाम के लिए कोई तो होता जो सवाल उठाता, कोई तो होता जो पूछता कि इस बजट में अवाम के लिए क्या है, महंगाई और कर्जे से जान कैसे छूटेगी और ये बजट अवाम के लिए किस तरह काबिल बर्दाश्त होगा। मगर अफसोस सद अफसोस, पार्लियामान की सबसे बड़ी इनफरादी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान में वापस न आने की रट पर कायम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐवान में कल 151 मेंबरान हैं। सब बड़ी तादाद वाली पार्टी को ऐवान में आकर भी अपने वोटर्स और मुल्क के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, मगर मेरे कप्तान ने पार्लियामेंट से बाहर बैठकर ही तनकीद करने को तरजीह दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश करने के हवाले से अवाम हुकूमत से 7 सवाल पूछती है। सवाल नंबर 1, जियाकारों का कहना है कि ये बजट में के साथ होने वाली डील को मद्देनजर रखते हुए पेश किया है, तो क्या वाकई ही इस बजट में IMF की सख्त शराइत को लागू किया गया है। सवाल नंबर 2, हुकूमत तनख्वाह, बिजली और खुराक पर भरपूर टैक्स वसूल करती है, तो क्या इस बजट में किए गए टैक्स रिफॉर्म्स मुल्क की मईशत में बेहतरी लाएंगे। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है इनके दौर में बेहतरीन बजट पेश किया जाता रहा है, तो क्या इस साल का बजट पिछले साल की निस्बत बेहतर है। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद की वजह महंगाई थी, क्या इस बजट में महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम किए गए हैं। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बैरूनी कर्जे हैं, क्या इस बजट में कर्जे वापस करके अवाम पर बोझ कम किया जाएगा। सवाल नंबर 6, मुल्क में पानी और बिजली का बहरान तजावुज़ कर रहा है, क्या ये हुकूमत बजट में डैम बनाने और पानी बचाने के लिए कोई इक़दाम कर रही है। सवाल नंबर 7, हर दौर में मुल्की अखराजात बढ़ने के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, क्या हुकूमत अपने अखराजात कम करने में कामयाब हो पाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे साथ माहिरीन की एक पूरी टीम। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वफाकी बजट आज पेश कर दिया गया। इस 2 महीने की पुरानी हुकूमत का ये पहला बजट है। पिछली हुकूमत के ऊपर महंगाई के ताने दिए जाते रहे, ये कहा गया कि अवाम का ख्याल नहीं रखा गया, अवाम दुश्मन बजट पेश करती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन अब ये पहला इम्तिहान था आज जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने अब अपना बजट पेश कर दिया है। मजमूई तौर पर यह बजट कैसा है अवाम के लिए, क्या इसमें कोई सहूलतें हैं या अवाम के लिए मजीद मुश्किल दिन आने जा रहे हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन
कराऊंगा। हमारे साथ साबिक चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और समा के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शबर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा सर, एक होलिस्टिक व्यू आप किस तरह देख रहे हैं सबसे पहले इस बजट को? देखिए मंसूर साहब, सबसे पहली बात यह है कि मुझे इस बजट में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही बुनियादी उस बजट से जो लास्ट ईयर या उससे पहले साल में पेश किया गया था। अच्छा, ये बात आप इस पैराए में मेरी बात को गौर करें कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के पास ज्यादा स्पेस नहीं है कि वो चीजों को तब्दील कर सकें। तो अगर आप बजट की मेन बजट को देख लेंगे तो कोई भी अगर जो शेड्यूल जो कितने पैसे आएंगे और कहाँ खर्च होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली 17% आप ऐड करते जाए हर चीज में, आपको बराबर हो जाएगा। आप लास्ट ईयर के रेवेन्यू में 17% ऐड करें, इस साल का रेवेन्यू बन जाएगा। लास्ट ईयर के में 17% ऐड करें तो ये बजट किसी क्लर्क ने बैठ के 17% ऐड करके बना दिया है कि ये मेरा लास्ट ईयर का था, इसमें 17% इन्फ्लेशन ऐड करें तो ये फिगर आ जाएगी। और ये मैं समझता हूँ एक लिहाज से ठीक भी है कि ये होना भी यही है, क्योंकि हमारे पास अब जगह नहीं है कोई ज्यादा तब्दीली करने की। और दूसरी बात इसके बारे में मेरा ये व्यू है कि ये अगर कोई समझता है कि इस बजट से कोई किसी लोअर क्लास को या किसी को कोई रिलीफ मिलने वाला है, वो भी गलत है। तीसरी बात यह है कि ये जो बजट है इसको देखते हुए मैं बिल्कुल इस बात पे कन्विंस हो चुका हूं कि इस बजट को पेश करके मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ये साबित कर दिया कि जो पॉलिसीज थी इमरान खान की गवर्नमेंट की पिछले 4 साल में बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उन्होंने कोई भी नई चीज नहीं डाली है इसके अंदर। तो अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पिछली पॉलिसी ठीक थी, कोई तब्दीली तो नहीं ला रहे ना आप। अच्छा, ये सिर्फ कहने से तो नहीं होती। अच्छा, आगे चलें। अब इसके बाद चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो ये है कि जो आपने बजट डेफिसिट रखा है वो भी तकरीबन उसी लाइन पे चल रहा है जिस तरह पहले था। तो मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि हम ये किस तरह कहते हैं कि ये बजट कोई डिफरेंट है। तो ये बिल्कुल आप इसको इस तरह समझें कि आप पिछले साल का बजट उठा लें, उसमें आप 17% ऐड कर लें, ये फिगरें बन जाएंगी। तकरीर आप कोई मर्जी करते रहें, जो मर्जी बोलते रहें, वो आपकी मर्जी है। मगर ये बजट 110%, अगर मैं अभी आपके में मौजूद हूं, मेरे बाकी साथी भी आपसे इस पर तबसरा करेंगे, अगर वो मुझे कोई आइडेंटिफाई करके बताएं कि मुझे ये सिंध की तब्दीली लेट्स डू दैट सर। लेट मी आस्क देम। मैं जरा उनसे मैं पूछता हूं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, शबर साहब का कहना है जी कोई फर्क नहीं है, पिछले बजट से सिर्फ 17% की एडिशंस कर दी गई हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के ऊपर ये बजट बना हुआ है, और इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज पिछली हुकूमत की जानिब से चल रही थी उन्हीं को कंटिन्यू किया गया है। आप भी क्या ऐसा ही समझते हैं? मंसूर साहब, अभी फाइन डिटेल्स तो हमने कागज पे पढ़ी नहीं है, मैंने कागज पे नहीं पढ़ी अभी तक। तो जो कुछ सुना है मिफ्ताह साहब ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सवालात का जवाब देता हूँ। जो कुछ मैंने सुना है आज मंसूर साहब, वो मेरे कानों को अच्छा लगा है। बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं। देखिए, एक तो बहबूद सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो 10% विथहोल्डिंग होती थी, उसकी तजवीज़ दिया कि वो 5% पे कर दिया जाए। ये वो रिटायरीज हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो कम हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि एक्सपोर्टर्स के जितने टैक्स रिफंड्स हैं वो सारे इस महीने में पे कर दिए जाएंगे। अब ये कई सालों से ये मामला चल रहा है। अब जब फाइन डिटेल्स आएंगी तो ये जानना जरूरी होगा कि हुकूमत के पास वसाइल कहाँ से आएंगे। लेकिन ऐलान ये आज कर दिया गया है कि सारे के सारे टैक्स रिफंड जो हैं वो पे कर दिए जाएंगे इस महीने के अंदर। और जो फार्मास्यूटिकल डॉक्टर साहब, मेरा जो सबसे एक्चुअली पहला सवाल है मेरे ख्याल में जो पब्लिक इस वक्त आपसे जानना चाहेगी वो ये है कि महंगाई, पिछली गवर्नमेंट ने अपना 8% के ऊपर ये टारगेट सेट किया था, ये 13% तक चला गया। ये हुकूमत 11% पे इसको अपना टारगेट रख रही है। इज दिस रियलिस्टिक कि ये 11% तक रहेगा? क्योंकि जो हालात हैं, 60 रुपये पेट्रोल की कीमत अभी बढ़ी है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग आने वाले महीनों में देखने वाले हैं। और ये भी खबरें हैं कि अभी पेट्रोल की जो लेवी है उसका इन्होंने जो टारगेट रखा है वो ही 750 अरब रुपये रखा है। तो इसका मतलब है ये पेट्रोल की कीमत अभी मजीद भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये रियलिस्टिक लगता है आपको 11% का टारगेट जो इन्होंने सेट किया है?
जी मंसूर साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं 2 या 3 चीजें आपके सामने रख दूं, फिर मैं इन्फ्लेशन के ऊपर आ जाता हूं। देखिए, फार्मास्यूटिकल के जो है ठीक है। उनके फंड्स का ऐलान किया गया है। जो थ्रेशोल्ड थी पहले, वो 6 लाख रुपए की इनकम थी, वो अब उन्होंने बढ़ा के 12 लाख कर दी है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर रिटेलर्स के हवाले से एक मैं समझता हूँ कि बड़ी इनोवेटिव सी स्कीम उन्होंने पेश की है कि फिक्स टैक्स लगा देंगे 3,000 रुपए से 10,000 रुपए तक, और फिर एफटीआर वाले कोई आपके पास आके किसी किस्म का सवाल नहीं करेगा। अब महंगाई पे आ जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और 95% पाकिस्तानी यही कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो महंगाई के हवाले से। जो आपने 750 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी की मद में जिसका जिक्र किया, उसका शायद तकरीर में तो जिक्र नहीं था, लेकिन ये 750 अरब की फिगर जो है ये मैंने देखी है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में हुकूमत ने किया है कि वो कलेक्ट करेंगे। अब इसका हिसाब कुछ ऐसे है कि हम सालाना तकरीबन 20 बिलियन लीटर जो है पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये 750 अरब है तो इसका मतलब है कि लगभग 37 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज है, और हुकूमत ज़हन में सोचे हुए है कि 37 रुपया इजाफी टैक्स पेट्रोल और डीजल की मद में फी लीटर की बुनियाद के ऊपर लगना है। अभी 9 रुपए जो है सब्सिडी अभी भी है पेट्रोल के ऊपर, और कोई 23 रुपए सब्सिडी जो है वो डीजल के ऊपर है, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमत कहीं जाने वाली है या चली जाएगी अगले चंद हफ्तों में या महीनों में कोई 250 रुपए फी लीटर के करीब। और उसके नतीजे में जो इन्फ्लेशन आएगी, जो एक नया महंगाई का तूफान आएगा, उसमें मेरा ये ख्याल है कि अगर अभी हमें बताया जा रहा है कि 13.8% का रेट है जो अफरात ज़र का है, तो मेरे तखमीने में ये कहीं 17, 18, 19% तक चली जाएगी। तो महंगाई जो है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी, महंगाई और मजीद आएगी। ये जो 11.5% का हद रखा गया है, ये मैं समझता हूँ कि अचीवेबल नहीं है। अचीवेबल नहीं है। जाहिद गुशकोरी साहब, आपने भी बजट के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की है, क्या देख रहे हैं आप इसको अगर पिछले बजट के साथ कंपेयर किया जाए? ज़रा पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं टैक्सेशन और दीगर चीज़ों के ऊपर भी आऊँगा, क्योंकि शबर जैदी साहब की मौजूदगी का भी हम तरह फ़ायदा उठाएंगे। जाहिद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं इस सारी चीज़ को? देखिए, जो पिछला बजट था जिसमें चैलेंजेस सामने आए थे पिछली गवर्नमेंट के हवाले से, इस नए बजट में उसके लिए कोई सलूशन नहीं दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सलूशन नहीं दिया गया, क्योंकि मैं काउंट करना चाहता हूँ आपको इस सेंस में कि जो चैलेंजेस थे हुकूमत को, जो पिछली गवर्नमेंट को तो, जिसमें जो एक्सपोर्ट का था या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का था, जो चैलेंजेस ज़राअत के शोबे में थे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कॉटन जो है वो डिक्लाइन कर रहा था, और इसकी जो एक्सपोर्ट थी ये सबसे बड़ा इशू रही है। पाकिस्तान में ये चैलेंज ये था कि 12 मिलियन बेल पाकिस्तान को कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसके लिए चाहिए। अब पाकिस्तान जो इस पे 8 मिलियन बेल पे खड़ा है। इसकी गवर्नमेंट ने इस नए बजट में इस इश्यू पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं रखा है, क्योंकि मैं आपको डिटेल देना चाह रहा हूँ। जिस तरह वीट का डिक्लाइन है 20.2 मिलियन मैट्रिक टन जो पाकिस्तान प्रोड्यूस कर चुका है इस दफ़ा, जबकि पाकिस्तान को ये कम से कम 30 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को कंजम्पशन के लिए चाहिए, वो पाकिस्तान को मंगवाना होगी। इसके अलावा जो डिक्लाइन पाकिस्तान ने फेस किया है वो बाजरा ज्वार की शक्ल में 33% डिक्लाइन है। गवर्नमेंट ने ये एग्रीकल्चर के लिए जो सब्सिडीज़ हैं उसमें कोई नॉमिनल सा चेंज है, कोई बड़ी चेंज नहीं है। फिर अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखें, जो अगर आप सर्वे देखें, जो इकोनॉमिक सर्वे है पिछली हुकूमत के जितने भी दावे थे उसकी अगर मैं फिगर आपके सामने रखूं, 23% पाकिस्तान डिक्लाइन फेस कर रहा है। पाकिस्तान कम से कम 19 ममालिक के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां पाकिस्तान में आई उसमें 23% कमी हुई। उसमें 2 ममालिक ऐसे हैं, 17 ममालिक के साथ कमी हुई है। 2 ममालिक अमेरिका और जर्मनी हैं, उनके साथ पाकिस्तान जो उन्होंने वहाँ से जो पाकिस्तान को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई है वो थोड़ी सी बड़ी है। जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि 2014 से 2021 तक 17 बिलियन डॉलर से थोड़ी सी ज़्यादा पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली आप देखें 2016 से 18 में वो पाकिस्तान में 5
बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पर, जो पिछले 3 साल की है, 2021, 20 और 19 की। जबकि 2016, 17 और 18 में देखें तो वो 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा थी। इसको कोई रिलीफ नहीं दिया गया है क्योंकि क्लियर है, जिस तरह मैं आपको एक्सपोर्ट और बताना चाह रहा हूँ कि मीट की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने डिक्लाइन फेस किया है 21.7%, जो कि ये सबसे बड़ा डिक्लाइन है। इस और अगर मैं आपको बताता अगर आप जाहिद साहब अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के हुकूमत के हवाले से वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ पे 3.5% का हमारा टारगेट था, लेकिन हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 4.4% हमने अपने टारगेट से ज्यादा अचीव किया। मुझे आर्गुमेंट अगर आप बिल्ड करने देंगे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान, इसी हुकूमत का सर्वे है, अगर आप उसको डिटेल से पढ़ते हैं 547 पेजेस का, और फिर कंपैरेटिवली लेके जाते हैं, जो एग्रीकल्चर पाकिस्तान में है वहाँ 3% जो जॉब थी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उसमें कमी वाक़ई हुई है। जिस तरह मैंने आपको चावल का बताया, चावल पाकिस्तान ने 10% ज़्यादा प्रोड्यूस किया है गुज़श्ता 2 साल में, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने पिछले साल 2 बिलियन डॉलर का चावल बाहर भेजा था, और जबकि 2021 का और 22 का जो पिछला साल था, इसमें डिक्लाइन हुआ है। सिर्फ 1 अरब डॉलर के चावल पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किए हैं। इसके ज़िम्मे में कुछ आगे कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं आपको फिगर भी देना चाहता हूँ, मुझे आप आर्गुमेंट बिल्ड करने दीजिएगा। मैं जाहिद साहब बता रहे थे, मैं एज ए रिपोर्टर आपको हम इसको नई चीज बताना चाह रहा हूं कि इस बजट में 2-3 नई चीजें हैं। मैं तफसील से इसके ऊपर बात करता हूं। एक ब्रेक मैंने लेनी है, मैंने जरा ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा जाहिद साहब आपके पास, उसके बाद अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। टैक्सेस के हवाले से जाहिर बात है, जब भी बजट आता है तो आवाम का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि टैक्स कितना लगा है हमारे ऊपर, और टैक्सेस की वजह से क्या जिंदगी मुश्किल होने जा रही है या हमारे लिए कोई छूट है उसमें या नहीं। इस पे भी शबर जैदी साहब से तफसील से बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जाहिद घुशखोरी साहब अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा। जाहिद साहब, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे थे कि उसके अंदर भी बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं शबर साहब के पास जाता हूँ। जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में 23% कमी आई है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो 19 ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है, कुल मिला के 2014 के बाद 2021 तक 17 बिलियन डॉलर की, जबकि ये 23% गुज़श्ता 3 साल में कमी आई है। सिर्फ 2 ममालिक के साथ पाकिस्तान की जो सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है, अमेरिका और जर्मनी ने, उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि चाइना के साथ पाकिस्तान की जो सरमायाकारी या चाइनीज़ इन्वेस्टर्स या कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही थी, उसमें भी 10% कमी आई है। और जो सीपेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट थी, उसमें भी कमी आई है। उसके फिगर्स भी मैं आपको डिटेल से दे सकता हूं, जबकि आपके पास वक्त नहीं होगा। और जो शबर साहब बता रहे थे, उसमें जो मैंने अभी तक एज ए रिपोर्टर देखा है, 3 नई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस बजट में, जो पिछली गवर्नमेंट के हवाले से इस गवर्नमेंट ने उस पर फोकस किया है। नंबर 1, मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा। जो पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी या एक प्रोग्राम था, इस पिछली गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, इस बजट में उसके लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं है, बल्कि एक कड़ा टैक्स लगाया गया है। वो भी आपको मालूम है, मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाह रहा हूँ। मुझे जरा जाहिद साहब जरा मुझे मौका दीजिएगा। जाहिद साहब मुझे जरा मौका दीजिएगा, मुझे जरा आगे भी चलना है। मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। मैं जरा शबर साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, मैं जरा टैक्सेशन के हवाले से जरा उनसे बात करूँगा। आई विल कम बैक टू यू अगेन। शबर साहब, टैक्सेशन के हवाले से 7,000 अरब का सर अब टारगेट जो है वो सेट किया गया है। महंगाई का एक बहुत बड़ा मसला जो हम देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कशन हो रही थी कि 17% या 18% तक भी ये महंगाई जा सकती है। रियलिस्टिक टारगेट सर लगता है 7,000 अरब का अचीव किया जा सकता है?
यार देखो मेरी बात सुनो, पिछले साल का टारगेट कितना था? 6100 कलेक्शन है ना पिछले साल की। जी जी इसमें 17% ऐड करो इन्फ्लेशन का रेट, जी वो बन गया हजार मिलियन। हाँ जी 7000 बन गया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये कैलकुलेशन है। अब आप इन्फ्लेशन के रेट को अगर आप कम करेंगे तो कलेक्शन कम हो जाएगी। ये टैक्स की कैलकुलेशन है। ये इन्होंने कोई आपके ख्याल में होमवर्क किया हुआ है कि ये 7100 कहां से आएगा? सिंपल कैलकुलेशन है। 6100 में आप इन्फ्लेशन का ऐड कर दो, मसला सब बराबर हो जाएगा आपके। ये कैलकुलेशन है। नहीं, आपके लेकिन ख्याल शबर में साहब तो इसमें शबर साहब लेकिन इसमें एक सवाल बनता है, वो ये है कि अब आप क्या अपना ग्रोथ रेट दूसरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी इकोनॉमी क्या उतनी ही तेजी से चलेगी जो आप हम अरे भाई, मतलब मेरी इस वक्त बात ये सुनो मौजूदा ना। हुकूमत एक्सपेक्ट करे कि मेरी जी बात हमें सुनो ना। उतने ही पैसे जब- मिल जाएंगे? जब आपका डॉलर गिर रहा है, रुपये गिर रहा है और डॉलर की वैल्यू रुपये की वैल्यू बढ़ रही है, तो टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाएगी ना आपकी। तो 6100 में 17% ऐड कर लो, 15% ऐड कर लो, यही आ जाएगी फिगर। ठीक। तो तुम्हारे ख्याल में कि उन्होंने वर्किंग की है? ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 6100 प्लस 1000 इज 17% अच्छा। और 15% और 6100, दिस इज द कैलकुलेशन। अब ये 6100 के बाद 7000 होगा या नहीं होगा, ये एक सब्जेक्ट है, बट ये कैलकुलेशन है, इसकी और कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। आप बता दें मुझे, अगर कोई है तो मुझे समझा इसमें दें कोई और- कि ये इन्होंने 6100 से डॉक्टर 7100 कैसे। जी जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब इस पे कमेंट करना चाहेंगे? एक्चुअली ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। डॉक्टर साहब आप भी एग्री करते हैं इस बात से या डिसएग्री करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे टारगेट्स ऐसे रखे जाते हैं हमारे बजट के अंदर, और वो ना सिर्फ इस बजट में बल्कि पिछले 25 साल से जितने बजट्स आए हैं आप उसमें देखिए कि बहुत सारे टारगेट ऐसे रखे जाते हैं जो अचीव नहीं हो पाते हैं। इस दफ़ा जो जीडीपी का टारगेट 5% रखा गया है, जिस तेजी से हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये टारगेट जो है ये एक्सैजरेटेड है। 7000 अरब का टारगेट, शबर साहब ठीक कह रहे हैं कि कोई 5.8 या 5.9 की कलेक्शन है इस साल की, उसमें आप एग्जैक्टली 15% जमा कर दें तो वो 7000 अरब बन जाएगा। मेरा ख्याल है कि 7000 अरब शायद कलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसमें जो बड़ा आंसर है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का है, जो 2000 अरब हुकूमत कह रही है कि वो कलेक्ट कर लेगी। इस साल शायद वो 1300 अरब है। अब वो 1300 अरब से बढ़ के 2000 अरब कैसे पहुंच जाएगा? तो ये आदाब जो हैं, जीडीपी का हो जाए, रेवेन्यू का हो जाए, नॉन टैक्स रेवेन्यू का हो जाए, बजट खसारा हम हमेशा अंडर एक्सपेक्ट करते हैं। पिछले 25 साल का आप बजट खोल के देख लें, हमेशा अंडर एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे अखराजात कम होंगे, आमदन ज्यादा होगी, और जैसे जैसे साल गुजरता है हमें पता ये चलता है कि आमदन कम हो रही है और अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जो खसारे का हमें एस्टिमेट दिया गया है, आई एम श्योर कि ये 5000 अरब से ज्यादा जब ये साल आप देखिएगा जैसे जैसे हम साल की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन दोबारा से 2-3 चीजें और भी सामने रख लीजिए कि सोलर पैनल के ऊपर पहले ड्यूटी थी और सेल्स टैक्स था, वो इस हुकूमत ने खत्म कर दिया है। तो एक हुकूमत पैगाम दे रही है कि उसकी तरजीहात कहाँ है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है, तो उनकी तरजीहात में एग्रीकल्चर आ रहा है, उनकी तरजीहात में रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है। मनफी तरफ अगर आप गौर करें तो जो हायर एजुकेशन कमीशन का बजट एक्चुअली काट दिया गया है। आई थिंक पिछले साल वो कोई 66 अरब था, अब वो 65 अरब हो गया है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर वो 1% विथहोल्डिंग लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये काम जो है ये नहीं होना चाहिए था। इसी तरह जो GIDC है, जो गैस के ऊपर सरचार्ज करते हैं, वो 200 अरब रुपया दिखाया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी आपने बताया कि वो 750 अरब रुपया जो है वो दिखाया जा रहा है। तो एजुकेशन लगता है प्रायोरिटी नहीं है, एग्रीकल्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और रियल स्टेट को वाकई में हौसला शिकनी की जा रही। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। शबर साहब, ये जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब फरमा रहे थे सोलर पैनल्स के ऊपर और ये जितने भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, अब आप नहीं समझते पिछली हुकूमत ने ये गलत किया था एक्चुअली उसके ऊपर सेल टैक्स लगा के, और इस हुकूमत ने कदम उठाया? नहीं, सोलर एनर्जी के जो इक्विपमेंट हैं उसके ऊपर लगाया गया था और उसको अब हटा दिया गया है। बड़ा अच्छा कदम है, ये नहीं होना चाहिए, मगर जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो लगाया गया था IMF के कहने की वजह से। अब देख लेते हैं, अगर इनको ये IMF वालों ने एक्सेप्शन दी है तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले वो लगा था। अब मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ ये गलत था, और ये सही, जो कुछ हुआ ये ठीक हुआ है जी, बिल्कुल।
ये ठीक हुआ है। डॉक्टर साहब, जहां पे आईएमएफ के बारे में बात हो रही है सर, यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन के लिए भी जो है वो वजीर आजम ने खास तौर पे, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसके अगेंस्ट राय दी थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी तनख्वाहों में एक इजाफा कर दिया गया। बट दिस इज स्टिल सब्जेक्ट टू आईएमएफ। आप समझते हैं आईएमएफ एक्चुअली इसके ऊपर एतराज उठा सकता है? देखिए, आईएमएफ यूजुअली आपको मैक्रो टारगेट देता है, वो इतनी माइक्रो मैनेजमेंट में नहीं जाता कि आप सोलर पैनल पे ड्यूटी लगाएं या ना लगाएं। इस दफा जो पैगाम दिया गया था हमारी टीम को वो ये था कि तकरीबन 2000 की एडजस्टमेंट करनी है, और एडजस्टमेंट से उनकी मुराद ये होती है कि या आप अपने अखराजात कम कर लें या अपनी आमदन बढ़ा लें, और या दोनों का एक कॉम्बिनेशन कर लें। आप पूरा 2000 करना है, आप कुछ आमदन बढ़ा लें, कुछ अखराजात कम कर लें, और वो जो 2000 की जो अमाउंट है वहां पे पहुंच जाए। दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट प्राइमरी सरप्लस या प्राइमरी डेफिसिट, कि आपने सूद से पहले कुछ ना कुछ सरप्लस दिखाना है। अच्छा जाहिद गुशकोरी साहब, एक सर बहुत बड़ा इशू जो सामने आया वो पॉपुलेशन के हवाले से और मैन पावर के हवाले से था। पाकिस्तान अब आज आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर मैन पावर के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान 10वें नंबर पर आ चुका है। इसकी सर क्या वजह है? आखिर इसमें इतना बड़ा डिक्लाइन क्यों नजर आ रहा है हमें? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है जो पिछली गवर्नमेंट के 3 साल के प्रॉब्लम थे, इकनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किए गए हैं, जो शबर सैदी साहब कह रहे हैं। इसमें शायद लगता है इस गवर्नमेंट उन चैलेंजेस को शायद एड्रेस करने का उनके पास टाइम नहीं था, या वो सलूशन इतना बड़ा लेके क्लियरली नहीं आया। जिस तरह आपने सही कहा, पाकिस्तान जो है अब 5वां बड़ा मुल्क दुनिया में पॉपुलेशन के लिहाज से बन चुका है, लेकिन जो लेबर वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसमें वो 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान को 3रे नंबर पे होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो 73% है। और अगर आप मज़ीद चीज़ों में देखें उसमें डिक्लाइन पे पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो स्कूल गोइंग बच्चों का, वो 2 से 3 साल के बच्चों का वो 3% कम हुआ है पाकिस्तान में। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जो स्कूल गोइंग बच्चे थे प्राइवेट स्कूल में वो 30% पाकिस्तान में पढ़ रहे थे 2020 और 21 में, लेकिन ये कम हो के लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हुई है, उनके पास उनकी आमदनी कम हुई है, ये कम हो के 19% रह गई है। इसी तरह से आप और लेबर फोर्स देखें जो पाकिस्तान की बाहर भेजने की फोर्स है, उसमें भी कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तानी बाहर ममालिक से 3 साल में ज़्यादा आए हैं। ज़ाहिर है कोरोना की भी वजह थी, लेकिन पाकिस्तान जो बाहर भेजता रहा है अपनी फोर्स, जो मैन पावर लोगों को मुख्तलिफ ममालिक में, वो बहुत कमी वाक़ई हुई है। और सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट से आई, तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानी वापस आए हैं जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं। अगर आप सर्वे को उठा के देखें, जितने पाकिस्तान के मसाइल थे एक्सपोर्ट के जो कम से कम होते जा रहे हैं, जिसमें डिक्लाइन आया है और कैटेगोरिक फिगर्स वहाँ पर मौजूद हैं। इस गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में हमें ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे हौसला अफजाई हो, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान एक्सपोर्ट बाहर कर सके। उसकी मैं रीजनिंग बताता हूँ। जितना शबर साहब बता रहे थे कि होमवर्क नहीं किया, कुछ नई चीज़ें इस गवर्नमेंट ने की हैं अपनी टैक्स की शक्ल में। जो सेक्शन 7E है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी पे लगाया है कि अगर आपके पास कोई प्लॉट्स हैं जिनकी मुकम्मल कीमत या मजमूई कीमत 2.5 करोड़ है, तो फिर आपको उस पर टैक्स देना है, चाहे मकान है चाहे प्लॉट्स हैं। ये नई चीज़ है प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है पाकिस्तान में। फिर सेक्शन 114B बहुत अहम है, पहली दफ़ा ये सेक्शन अभी दिया है गवर्नमेंट ने। कोई भी जो कमिश्नर है वो एम्पावर, ये सेक्शन उसको एम्पावर करता है कि जो शख्स रिटर्न नहीं फाइल करता या रिटर्न फाइल कर सकता है या रजिस्टर्ड नहीं है, वो उसके तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करवा सकता है, नादरा से डिटेल ले सकता है। ये नादरा के लिए अलहदा बाकायदा सेक्शन डाला गया है जो सेक्शन 175B है, जो कि नादरा से सारा डिटेल ले सकता है, जिसकी अकाउंट्स और आमदनी के बारे में FBR को या टैक्स अथॉरिटीज़ को कुछ चीज़ें लेनी है तो लीगली एम्पावर कर दिया गया है। इसके अलावा नई चीज़ जो IT सेक्टर में पहली दफ़ा हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। वो पाकिस्तान ने पिछले साल $2 बिलियन की एक्सपोर्ट की है IT के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तान का यूथ है जो मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग बाहर भेजता है। IT के
चीज़ें बना के अपने माइंड से क्रिएट करके इन्वेंशन करके जो आईटी डिपार्टमेंट के हैं पैसा कमाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं था। लेकिन इस हुकूमत ने 0.25% टैक्स लगाया। इस तरह आप इन नौजवानों पे जो $2 बिलियन कमा रहे थे, पाकिस्तान में पैसा आ रहा था, उनका ये टैक्स कटेगा। ये नई चीज़ है जो आईटी सेक्टर में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज़ें मैं आपका पास शायद इतना टाइम ना हो जो कि बताई गई हैं या डिक्लाइन है इस गवर्नमेंट का, और मैं तो हैरान हूँ कि 4.4% जो ग्रोथ दिखाई गई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो कलेक्टिवली एक फिगर लिया गया है। कुछ चीज़ों में ग्रोथ सामने आई है, जिस तरह चावल है या एक दो और चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी कंजम्पशंस हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत उसमें डिक्लाइन फेस कर रहा है। वीट है जिसमें मैंने काटन का आपको बताया बहुत नीचे है पाकिस्तान काटन में। इसके अलावा जो शुगर का है, पहली दफ़ा अभी चीज़ सामने आई है शुगर की, जिसमें ज़्यादा 7 मिलियन मैट्रिक टन पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया, अदरवाइज 5.1 पे खड़ा था पिछले साल। तो ओवरऑल ये फिगर्स मैं इससे शायद एग्री नहीं कर पा रहा। अच्छा शबर साहब एक टैक्सेशन के हवाले से एक और सर, ये इस मरतबा रिटेलर्स के लिए एक फिक्स टैक्स जो है वो ये कहा जा रहा है, इस रिजीम को हम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं सर? ये पॉसिबल है, ये हो पाएगा? ये बहुत पुरानी कहानी है कि रिटेलर पर हम फिक्स टैक्स करेंगे, और वो मगर ये कभी प्रैक्टिकली होता नहीं है। कि अब वो जो कह रहे हैं बिजली के बिल पर टैक्स काटेंगे, वो ये पुराना है, मगर इससे कोई आपका कलेक्शन बड़ा आता नहीं है। रिटेलर ऑलरेडी बिजली के बिल पर सेल टैक्स कट रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसके अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है। उसको ये कह तो रहे हैं, मगर ये पहले बहुत प्रॉब्लम क्या सर, प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इनकम का ताल्लुक क्या है बिजली के बिल से यार? एक बिजली का बिल है, एक आदमी सुनार जो है वो दुकान लेके बैठा है, महीने के करोड़ रुपए कमा रहा है, बिजली का बिल उसका आ रहा है लाख रुपए का। आप लाख रुपए 5,000 रुपए कलेक्ट करते हो, इनकम टैक्स तो नहीं है ना उसका, तो उसको कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिक्स टैक्स स्कीम एक गलत स्कीम होती है बिल्कुल, कि बेकार की बातें हैं, इस पे बहुत टाइम जाया कर चुके हैं हम, या मजीद जाया करने वाली बात है। ये नहीं हो सकता। एक आदमी सोना बेच रहा है, बड़ा वाला कोयला बेच रहा है, उसका बड़ा वाला बर्गर बेच रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि बिजली का बिल के ऊपर टैक्स लगाएंगे? तो ये बेकार की बात सर, है। ये ताजरों की तरफ से डिमांड, ये शबर साहब ये क्या ताजरों की, मैं कह रहा हूं सर, ये क्या ताजरों की तरफ से हो सकता है कि डिमांड हो ज्यादा? ताजर तो आपको चक्कर देके निकल जाते हैं हर साल, वो फिर चक्कर देके निकल गए कि फिक्स टैक्स लगा दें 3,000 से। आप देखें ना, 3,000 से 10,000 रुपए। तो आप ये कह रहे हो कि दुकानदार पान वाला कितने पैसे कमा रहा है, आप ये कह रहे हैं उसका टैक्स होगा 3,000 से 10,000 रुपए। तो कौन सी दुकान है जो 10,000 महीना कमा रही है? समझा दे मुझे, आप मुझे समझाए ना जरा। ठीक है। वो कौन सी दुकान है जो 3,000 रुपए कमा रही है? हैं? ठीक है, तो इसलिए अनइवन हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है? निकल जाते हैं, आपको आप वापस आ जाते हैं जीरो पर। नहीं तो ताजरों को सर किस तरह पे टैक्स नेट के अंदर लेकर आए, और क्या तरीका हो सकता है जी? और क्या तरीका हो सकता है सर ये ताजरों को टैक्स नेट के अंदर लाने का? और क्या तरीका हो सकता है? मैंने जो करना शुरू किया था, मैंने कहा था जो दुकानदार बेचे वो CNIC कार्ड ले ले, वो क्यों भाग गए थे उस वक्त? मैंने कहा था ना, सर पूरी ताजिर बिरादरी ने उसके ऊपर एहतजाज शुरू कर दिया था। CNIC कार्ड ले ले, वो क्यों भाग गए थे उस वक्त? शबर साहब उस वक्त तो पूरी ताजिर बिरादरी ने एहतजाज शुरू कर दिया था ना इसके ऊपर, के पॉसिबल नहीं है, इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। एहतजाज तो वही करता है ना, एहतजाज तो वो करता है जिसकी दुम पे पैर रखा जाए। ये तो वो है ना, ये तो उन्होंने उठा के सीधा कहा 10,000 रुपए ले लें महीने का। ठीक है आप कर लें, मगर मेरा मकसद इस पे मेरा टाइम जाए क्यों कर रहे हैं? इस पे तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। नहीं सर, मेरा शबर साहब सवाल इसलिए कि क्या पूरी दुनिया में क्या इस तरह होता है कि 50,000 से कहीं शॉपिंग करो तो जनाब अपना आईडी कार्ड की कॉपी भी दे? फिक्स टैक्स नहीं होता दुनिया के किसी मुल्क में, ताजिर पे फिक्स टैक्स नहीं है। आप अगर है तो मुझे बताइए। मेरा सवाल ये था कि क्या पूरी दुनिया में कहीं पे, शबर साहब मेरा सवाल था क्या पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि 50,000 से ऊपर की खरीदारी के ऊपर आप अपना आईडी कार्ड की कॉपी दें? भाई ये बता दो कि किसी मुल्क में ऐसा होता है कि इस तरह का टैक्स मनी है? चले वो निकाल दी, मेरी बात तो आपने नहीं मानी ना। अब आप टैक्स कर लेना इनको जी, अब आप करके दिखाए ना मुझे टैक्स। ठीक, मेरी बात तो आप इस फॉर्मूले से करें ना टैक्स। हाँ, इस फॉर्मूले से इख्तिलाफ है। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब ये फिक्स टैक्स की कहानी चल सकती है सर या नहीं?
जी मैं कहानी उस वक्त चल रही है जब मैं छोटा बच्चा था। ये फिक्स एसपी कहानी मैं 50 मरतबा सुन चुका हूँ, 50 मरतबा अप्लाई हो चुकी है। ये सिर्फ ताजिरों ने चक्कर देना होता है आपको और कब घूम फिर के वापस आ जाते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब। टाइम की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ा सके। डॉक्टर फरूक सलीम साहब आपका भी, जाहिद गुशकोरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।